हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइजर में। आज के सेशन में मैं आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का एनसीईआरटी कंटेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को पहले लाइक कर दे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सेशन को साथ ही साथ शेयर भी कर दें। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट है। सीटेट के सिलेबस अकॉर्डिंगली कंटेंट को देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे पूछे जाते हैं। सीटेट की बात करें तो लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लाइट चैप्टर करते हैं। लाइट प्रकाश चैप्टर। ठीक है, देखिए लाइट क्या है। लाइट is the form of energy which provides sensation of vision। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो दृष्टि की अनुभूति प्रदान करता है, इसे हम लाइट कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो क्या है प्रकाश? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब कुछ प्रकाश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, कुछ गुण को देखते हैं। तो लाइट जो है नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उस ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे उसी को हम नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी उसको ट्रैवल करने के लिए, परिगमन करने के लिए कोई भी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट जो है डोर नेचर शो करता है, डोरा नेचर शो करता है। तो जो फिनोमेनल है लाइट के, जैसे रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये बताते हैं, प्रूफ करते हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर का है। लाइट कैसा है? लाइट का नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है। ठीक है, लेकिन वही बात करें इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन की, तो ये बताते हैं कि लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि लाइट का नेचर क्या है, दोहरा स्वभाव है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, इन वैक्यूम में लाइट की जो गति है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड है। वैक्यूम उसे कहते हैं जहाँ पे हवा मौजूद नहीं हो, उसे वैक्यूम कहते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में क्या होती है, 10⁸ मीटर/सेकंड। याद रखना है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सरल या सीधी रेखा में परिगमन करती है। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, हिंदी में कहते हैं ऋजु रेखीय परिगमन। ठीक है, तो लाइट क्या है, सीधी रेखा में परिगमन करती है। ठीक है, अब कुछ फिनोमेना है जो बताते हैं है कि प्रकाश सीधी रेखा में परिगमन करती है। ठीक है, फिनोमेना शोज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पिन होल कैमरा का। ठीक है, पिन होल कैमरा का एक डिवाइस है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि पिन होल कैमरा जो इमेज कैसा बनाता है, कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो पिन होल कैमरा जो है वो कलर इमेज फॉर्म करता है, कलर रंगीन और छोटा, स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो शैडो फॉर्मेशन, परछाई का बनना, ये बताता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और तीसरा है एक्लिप्स, जिसको हिंदी में ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये भी बताती है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम लोग कुछ वस्तु का देखेंगे, टाइप, वस्तु का प्रकार, टाइप ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये वैसा ऑब्जेक्ट होता है, यानी वैसा वस्तु होता है जिसका खुद का लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैविंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण देखें तो क्या हो गया, सन, टॉर्च, स्टार एटसेट्रा, ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो। ठीक है, अब हम लोग अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, इसको हिंदी में अदीप्त वस्तु कहते हैं।
तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का रोशनी नहीं हो, खुद का लाइट नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, अधिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इज नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट या अधिक वस्तुएं, जैसे चांद, मून, कुर्सी, टेबल एक्सेट्रा क्या है, इसका अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। पारदर्शी वस्तुएं तो क्या है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जब उस पर कोई लाइट फॉल हो, लाइट आके गिरे, जितने रोशनी सबको पास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट passes all the light falling on it, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हो गया एयर, जैसे हो गया एयर, वाटर, ग्लास, एक्सेट्रा क्या है, पूरी लाइट को पास कर देता है, ये तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, पारदर्शी वस्तु हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में भासी वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जब उसमें लाइट गिरती है, जब उससे लाइट पास कराते हैं, तो लाइट कुछ पोर्शन जो लाइट का जो है वो पास कर जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन जो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पासेस सम पोर्शन ऑफ लाइट and absorbs some portion of light falling on it is known as translucent object या परभासी वस्तुएं, जैसे हो गया टिश्यू पेपर, बटर पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं अपारदर्शी वस्तुएं यानी ओपेक ऑब्जेक्ट की, तो ये कोई भी लाइट पास नहीं कर थ्रू देम, डोंट अलाउ लाइट पास थ्रू देम, कोई भी रोशनी आर पार नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे दीवार, एक तरफ दीवार को टॉर्च जलाएंगे तो रोशनी दीवार की उस तरफ थोड़ी जाएगी, तो ये क्या है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने बात करी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की, वस्तु की। अब हम लोग बात करते हैं शैडो की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शैडो, जिसको हिंदी में कहते हैं परछाई। तो शैडो क्या है, ठीक है, जब लाइट फॉल करती है ओपेक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, देन डार्क पैच बनता है स्क्रीन पे, इसी को हम लोग शैडो या परछाई कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर यानी ओपेक ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो पर्दे पर जो धब्बा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। अब कुछ शर्त होता है शैडो फॉर्मेशन का, परछाई जो बनता है उसका कुछ शर्त होता है, ठीक है। तो क्या शर्त है, सबसे पहले लाइट सोर्स होना चाहिए वहाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। दूसरा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरा स्क्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है शैडो फॉर्मेशन की। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी, कुछ गुण की बात करनी शैडो की, ठीक है। तो शैडो का कलर डार्क होता है, गहरा कलर होता है। आपने देखा होगा परछाई कलर का तो गहरा कलर होता है, जो हमेशा स्क्रीन पर बनता है, ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, size of shadow may be small, greater or equal to size of the object। इस पॉइंट में कह रहा है कि परछाई का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आगे देखें, तो शैडो ऑलवेज फाउंड बिहाइंड ऑब्जेक्ट, परछाई जो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी शैडो की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार की, प्रतिबिंब यानी इमेज के प्रकार की। तो दो तरह से इमेज के प्रकार पढ़ेंगे, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वर्चुअल इमेज को हिंदी में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो रियल इमेज जो है कब बनता है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है, ठीक है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिछेदित होती है, एक्चुअली मीट करती है, तो रियल इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब लाइट रेज अपियर टू मीट होती है, ठीक है।
आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज जो है आभासी प्रतिबिंब है, इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, नेचर में उल्टा होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। अब एग्जांपल देख लें तो सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म बनती है वो एग्जांपल हो जाता है आपको किसका, रियल इमेज का। ठीक है, और उसके बाद जो है रियल इमेज का। ठीक है, रियल इमेज का फिर बोलते हैं कनकेव मिरर में जो इमेज, जनरली कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, अवतल दर्पण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अब बात करें इधर एग्जाम्पल तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रतिबिंब की बात की, इसमें रियल इमेज, वास्तविक और आभासी पर वर्चुअल इमेज की बात करी। अब जब हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फिनोमेना की बात करने जा रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब परावर्तन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, प्रकाश का किसी सरफेस से टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस लौटना, ये परावर्तन कहलाता है। एक ही माध्यम में प्रकाश का वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पर कोई लाइट आगे गिर रही है, उस पर टकरा के वो वापस उधर ही जहाँ से आई वहीं चली जा रही है, उसी मीडियम में चली जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट आके फॉल कर रही है, यहाँ पे दिख रहा है जो लाइट आके फॉल कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो टकरा के जा रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरी परपेंडिकुलरी जो लाइट रे है उसे हम लोग नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर क्या है। तो एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। और एंगल आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, और जिस पॉइंट पे है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तब सवाल आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण क्या है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब और परिवर्तित किरण यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन की बात हम लोगों ने करी। सीधा मतलब कोई सरफेस पे कोई लाइट आ रही है, टकरा के फिर उसी मीडियम में चली जा रही है, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आइए उसकी हम लोग बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, देखते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ये लॉ कह रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, दो टाइप का या दो तरह का होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है
दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो आइए इसे देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हिंदी में नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है जिस पर लाइट आके इंसिडेंट कर रही है, लाइट आके गिर रही है, वो क्या होता है, स्मूथ होता है। वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। ठीक है, अब उधर इरेगुलर की बात करें, इसको हिंदी में विसरित परिवर्तन कहते हैं या अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन के इसमें क्या होता है, सिर्फ रफ होता है, खुरदुरा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इमेज नहीं बनती है, बनती है तो पलट बनती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इमेज का बनती है, इस बनती है। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर और इरेगुलर के। ठीक है, और जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आर एप्लीकेबल फॉर बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी परिवर्तन परावर्तन सॉरी का जो नियम है वो दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे वो रेगुलर डिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी रिफ्लेक्शन के बारे में, बात कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का कुछ गुण देखते हैं। तो गुण देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ से एक रे आई, इंसिडेंट टकरा के वापस चली गई, इमेज इसका पीछे बना। ठीक है, अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है, देखते हैं। तो समतल दर्पण में जो इमेज है, ठीक है, क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेके इमेज, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है। ठीक है, और मिरर से इमेज का डिस्टेंस y है, तो x बराबर y के होगा। ठीक है, x बराबर y के हो जाएगा। ठीक है, x बराबर y के हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। और दूसरा, प्लेन मिरर समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, लिटरली इन्वर्टेड यानी उल्टा, है ना, लिटरली इन्वर्टेड। जैसे कि बी है, अब उसको मिरर में जब देखिएगा तो ये ऐसा दिखेगा बी, तो ये क्या है, लिटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप प्लेन मिरर घर में सबके होता है, मिरर में मिरर होता है, उसके सामने आप खड़े होइएगा तो आपका जो इमेज और आपका जो हाइट है तो अलग दिखता नहीं है। तो क्या है, हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑन इट। इसके पॉइंट कहने का मतलब है कि जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जो उसका मिरर, जो उसका इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। यही इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने जानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर का। तो समरी जान लेते हैं समतल दर्पण का, प्रतिबिंब का। तो क्या होता है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के, हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो उसका इमेज जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर भी, अगर समतल दर्पण के इधर कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 स्पीड से आ रहा है तो इमेज जो है उसी तरफ 2v की स्पीड से आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए। आप प्लेन मिरर, आप कभी भी मिरर देखा होगा, है ना, देखा होगा, तो उसके पीछे में कुछ कलर होता है। ठीक है, कोटिंग हुई रहती है, या तो कोटिंग सिल्वर की हुई रहती है या कोटिंग ऑफ रेड कलर होता है। वो क्या होता है, लीड ऑक्साइड होता है। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे याद रखें। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं हम लोग प्लेन में। ठीक है, आप कुछ यूजेस देख लेते हैं प्लेन मिरर की। ठीक है, प्लेन मिरर की यूजेस, तो अब ड्रेसिंग टेबल, घर में होता है ड्रेसिंग टेबल, वो हो गया। दूसरा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक डिवाइस क्या है, तो उसमें दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण लगे होते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे,
45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में। इसका यूज़ क्या है, तो सबमरीन में यूज़ किया जाता है, हिल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा बात करें तो इनक्रेडिस्कोप, इसमें 3 समतल दर्पण लगे होते हैं, प्लेन मिरर लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि 60 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें मल्टीपल इमेज फॉर्मेट होता है, बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नोट, इम्पोर्टेंट नोट है। मान लीजिए 2 मिरर कुछ एंगल पे, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। अब मान लो नंबर ऑफ इमेज ऑड आ गया, ऑड कहना मतलब जैसे 3, 5, 7 ऑड आ गया, तो अगर ऑड है तो जितना ऑड है तो वो नंबर ऑफ इमेज के बराबर हो जाएगा, वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 72 डिग्री, एग्जाम्पल एंगल को 72 डिग्री दिया हुआ, पूछेगा नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 360 को 72 से डिवाइड कर देंगे, 5 आया तो ये कैसा नंबर ऑड है, तो ये नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। लेकिन अगर इवन होगा, अगर ये इवन आता, मानो 6 आता, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, इनको से 1 माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे माइनस किया तो क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ इमेज गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री बाई थीटा -1, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल, देख लेते हैं प्लेन मिरर की, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर लाइट में सीटेड में जो है प्लेन मिरर पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है कोई, इसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अब मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा मिरर से वही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से, तो ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यदि वस्तु 2 सेंटीमीटर समतल दर्पण की तरफ चली जाए, 2 सेंटीमीटर प्लेन मिरर की तरफ, इधर घसका दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 8 से माइनस करेंगे तो 6, फिर वही बात ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मिरर से होगा इमेज का भी वही होगा, तो ये भी 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सिंपल है, 6 इधर 6 इधर, तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और इस फॉर्मूले से निकालना चाहें अगर, तो ये 2x माइनस 2 एक्स वाई टू 2 एक्स क्या है, एक सेट है, कितना घसका है 2, निकाल लीजिए तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का साधारण सा मामूली सा न्यूमेरिकल प्लेन मिरर पे आता है, तो पूछा जा सकता है, तो उसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, है ना, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, कनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कनकेव मिरर, ठीक है ना, अवतल दर्पण उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ होता है। वहीं कन्वेक्स मिरर की बात करें, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर जो है, उत्तल दर्पण जो है, वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। जैसे कोई भी एक पॉइंट है, वहाँ पे बहुत सारी रे आके मिल रही है, ऐसी रे को जो है कन्वर्जिंग रे कहते हैं, ठीक है। और वहीं कोई पॉइंट से बहुत सारी रे निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो है, कनकेव मिरर जो है, वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि वो रे को कन्वर्ज कर देता है।
और कन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि वो रे को जो डाइवर्ज कर देता है, दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देता है। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो हर तरह की इमेज बनाता है, हर तरह की इमेज फॉर्म करता है। ठीक है। रियल भी, इन्वर्टेड भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी। लेकिन वही कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो ऑलवेज फॉर्म करेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। ठीक है। डिमिनिश छोटा, बहुत छोटा डिमिनिश इमेज फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये हो गया कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात करिए। अब डायग्राम देखिए, ये कनकेव मिरर का है, ये कन्वेक्स मिरर का है। तो ये जो सी है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको आप कीजिएगा तो पूरा ये गोला बन जाएगा। तो सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो है ये बीच में ये इसको पोल कहते हैं। तो पोल और सेंटर कनेक्शन के बीच को जो इसको फोकस कहते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर से कहते हैं। ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होते हैं मिरर में। आइए अब इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है यूजेस से पूछा जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ है। अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर देख लें, अवतल दर्पण का उपयोग देख लें, तो ये शेविंग मिरर में यूज होती है। ठीक है। ये किसमें, शेविंग मिरर में होती है, और डॉक्टर लोग यूज करते हैं, एएनटीआर डॉक्टर, तो दांत के जो डॉक्टर होते हैं यूज नहीं करते हैं। ये क्या करता है कि छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, लार्ज इमेज करके। ये कनकेव मिरर का पहला हो गया। फिर हेडलाइट ऑफ व्हीकल। ठीक है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज किया जाता है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। टॉर्च में, सर्च लाइट में, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। सोलर कुकर में भी इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि ये क्या करता है, कंक्रीट कर देता है एक पॉइंट पे, बहुत सारे जो भी है तो आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट ऑफ ऑन सोलर पैनल। तो याद रखेंगे, पहला क्या याद रखेंगे, कहाँ यूज होता है, शेविंग मिरर में। एंड डॉक्टर यूज करते हैं, एनटीआर डॉक्टर, डेंटिस्ट वाले डॉक्टर, दांत के डॉक्टर। फिर कहाँ यूज होता है इसका, हेडलाइट ऑफ गाड़ी का जो हेडलाइट, टॉर्च में, सर्च लाइट में। तीसरा, सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है। अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करें कन्वेक्स मिरर की। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या है, रियल व्यू ऑफ व्हीकल, wider field of view, and always give an erect or diminished image. Always give an erect or diminished image. उत्तल दर्पण जो है मोटर कार में आप देखा होगा, ड्राइवर की जो सीट होता है वहीं पर लगा रहता है। ठीक है। इसमें ड्राइवर से पीछे से आने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों के प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, हम लोग इमेज देख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है बहुत क्षेत्र में फैली वस्तु को भी जो है ना छोटे तथा सीधे दिखते हैं, छोटे आकार में कर देता है, सीधे दिखते हैं। ठीक है। सीधे दिखते हैं। ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया सिक्योरिटी मिरर, शॉप में सिक्योरिटी मिरर जो लगाता है उसमें भी कन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग एंड ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। एक छोटे से उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में आप जो एक लंबा सा पेड़, लंबी बिल्डिंग आराम से देख सकते हैं। ठीक है। इसको जो है उत्तल दर्पण को जो है गली तथा बाजार में आप देखा होगा, लैंप, स्ट्रीट लाइट जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये कन्वेक्स मिरर कुछ यूजेस हो गए जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसे याद रखना है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं। नोट, स्पून, चमची के बारे में। तो चमची का जो इनर सरफेस है वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का जो रिंग है, बाईसाइकिल का जो रिंग है वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिरर, मिरर जो है प्रतिबिंब जो है रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन पे वर्क करती है। लेंस की बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन पे वर्क करती है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं।
मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे f फोकल लेंथ डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, f इज इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। इस पर रिलेटेड तो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस की, अवतल लेंस, कनकेव लेंस की। तो इसको सब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कन्वेक्स को जो है कनकेव मिरर से याद रखेंगे, और कनकेव को जो है ये कन्वेक्स मिरर से याद रखेंगे। हम लोग ने पढ़ा था, तो पहले कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस क्या है, कॉर्नर जो इसका होगा, इसका जो कॉर्नर होगा वो कैसा होगा, थीन होगा। देखिए कॉर्नर थीन है और सेंटर जो है थिक होगा। वही कनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कॉर्नर थिक होगा, ठीक है, लेकिन सेंटर कैसा होगा, थीन होगा। कनकेव मिरर का जहाँ पे हम लोग बात किया था, तो वैसे कैसा मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर था, वो लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता था, ठीक है, ये कन्वर्ज हो गया। वही कन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग मिरर था, तो कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। कनकेव मिरर के बारे में क्या कहा था, जो हर तरह का इमेज बनाता है, तो ऐसे ही कन्वेक्स लेंस भी जो है हर तरह का इमेज बनाता है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि वो फॉर्म वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये भी कनकेव लेंस भी वही बनाता है। कन्वेक्स के बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे कि इसको हम लोग मैग्नीफाइंग गिलास भी कहते हैं। क्या, मैग्नीफाइंग गिलास भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा, वैसे लेंस फॉर्मूला होता है, खाली यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी डेट में ये नहीं पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, पावर ऑफ लेंस, इसका साइन यूनिट क्या होता है, डेप्थ ऑफ डायप्टर होता है। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f होता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो 100/f करके हम निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट याद रखें कि जब लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ उसका कम हो जाता है, पावर बढ़ जाता है, लेकिन लेंस जब पतला होगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इसको डिनोट न्यू या एन से करते हैं, न्यू या एन से करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा वर्जन होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब हम लोग ने पढ़ा था 10 और 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस दोनों का रेशियो जो हम लोग निकालते हैं उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए दो मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो लाइट उस मीडियम से आके ट्रैवल करती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का होगा, ठीक है, और उसके उससे डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से, वेलोसिटी से, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी स्पीड कम हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है जिसे आप लोग याद रखेंगे। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, एयर में 1.0.03, ठीक है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से 1.6 होता है, वाटर का 1.33 होता है और डायमंड का 2.42 होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई लाइट रे आई, मान लीजिए मीडियम कोई 1 है, एयर मान लेते हैं, मीडियम 2 क्या है, ठीक है, गिलास है यहाँ पे, ठीक है, गिलास है, ठीक है। अब कोई लाइट रे आई, ठीक है, वो आई अब वो दूसरे मीडियम में गई, ठीक है। तो जिस मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है, मिनिमम होगा, उसे हम लोग ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा एयर का 1 है, पानी का उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एयर क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गया, और जिसमें कम है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। जो ऑप्टिकल रेयर मीडियम है उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा,
ठीक है। इधर इधर आ जाइए, जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, और जिसका उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ लाइट के। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना लाइट जो है बेंड हो जाता है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या है, तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट रे जा रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाना, तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मीडियम एयर है, ठीक है, और दूसरा मीडियम वाटर है। तो एयर से जब वाटर में लाइट जा रही है, ठीक है, तो उसको देखिए सीधा डायरेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो इधर मूव कर गया, मतलब डायरेक्शन लाइट का क्या हुआ, चेंज हो गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। अब कॉज, कारण क्या है रिफ्रैक्शन होने का, तो कारण क्या है, पहला कारण जो है ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, लाइट की जो गति है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब लाइट ट्रांजिट करता है मीडियम में, तो क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लाइट ट्रांजिट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है, तो क्या फ्रीक्वेंसी और कलर जो है उसका सेम होगा, फ्रीक्वेंसी कलर से रिलेटेड है, सेम होगा, लेकिन स्पीड है और डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखना है, क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है। अब रूल्स कुछ देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन का रूल। तो जब कोई भी लाइट रे, ठीक है, ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर में, रेयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं। डेंसर, डेंसर नाम ही से डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है डेंसर मीडियम कहते हैं। जब रेयर से डेंसर में जाएगा, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करा जाता है। वो क्या, रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। देखिए इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इंसिडेंट रे आया, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ, ठीक है, जाना चाहिए तो इधर, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। क्यों, क्योंकि क्या, डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो स्पीड चेंज हो जाता है। तो उसी, यही पहला रूल यही कहता है कि जब रेयर से डेंसर में लाइट ट्रैवल करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, लंब की तरफ बेंड कर जाएगा। लेकिन वही डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो वो अवे द नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर जाएगा। ये इसका दूसरा नियम। ठीक है, ये याद रखेंगे। उधर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इधर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। वही उसी की तरह है पहला लॉ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा है स्नेल लॉ, स्नेल लॉ, इसमें साइन ऑफ आई और साइन आर, एंगल ऑफ साइन आई एंगल ऑफ साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये इसका दूसरा नियम है। तो ये हम लोग ने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। आप बर्तन के उदाहरण, बेंडिंग ऑफ स्टिक, छड़ी का मुड़ाव। अब मैं देखा होगा तो पानी में तो लकड़ी रखा रहता है, तो दिखता कुछ और है, एक्चुअली में होता कुछ और है। बेंडिंग ऑफ स्टिक जो होता है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा, स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीपर एज कम्पेयर टू एक्चुअल डेप्थ। स्विमिंग पूल में आप देखा होगा तो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कम गहरा है, लेकिन एक्चुअली में वो जो है ज़्यादा गहरा होता है। ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्शन कब नहीं हो सकता है, जब इंसिडेंट करे नॉर्मल पर। ठीक है, जब लाइट रे नॉर्मली परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। और जब
हैविंग सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, और दोनों का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा दोनों मीडियम का, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात हम लोगों ने कर ली रिफ्रैक्शन की। अब बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पर्शन, अब बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विसेचन, विसेचन। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, यही जो है प्रकाश का विसेचन कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। वाइट लाइट जो है टूटता है 7 कलर में, विबग्यो जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, फॉर ऑरेंज और रेड फॉर रेड। इस 7 कलर में जो टूटता है इसी को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो रेनबो, रेनबो क्या है? नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना है। हम लोग देखते भी हैं बरसात के मौसम में, खास करके देखते हैं जो लाइट रेज ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो पानी का जो बूंद होता है, ठीक है, तो लाइट रे जो होता है, जो सूरज से जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्टेड करता है, रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्रैक्टेड भी होता है बाय वाटर ड्रॉपलेट से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है उससे जो सूरज की रोशनी आ रही है तो उससे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग रेनबो फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें 7 कलर होते हैं, विद ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, ये कलर होता है। और जो रेनबो जो है वो हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, सन के, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखें। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात करें, बात करते हैं, तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है? तो सबसे पहले बाहरी जो होता है कॉर्निया होता है, कॉर्निया, जो वाइट पार्ट जो हम अपने आँख में जो वाइट पार्ट दिखता है, कॉर्निया होता है, ये outer मोस्ट लेयर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसी से लाइट इंटर करता है, तो इसे इंट्रीगेट ऑफ लाइट, इंट्रीगेट ऑफ लाइट इसी से होता है। और ये डोनेटिक पार्ट है, इसको डोनेट भी कर सकते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द लाइट जो होता है वो कॉर्निया ही से रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट कर जाता है, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लाइट। अब बात करते हैं आयरिस। आयरिस जो है लाइट कलर प्रोवाइड करता है। आयरिस क्या प्रोवाइड करता है? कलर, तो नीला, ब्राउन, आँख, ये सब जो होता है वो आयरिस, आयरिस जो है कलर प्रोवाइड करता है और कंट्रोल भी करता है लाइट को। ठीक है, और प्यूपिल की साइज को भी कंट्रोल करता है। आयरिस कैसा होता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। ठीक है, अब प्यूपिल की बात करें तो प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो आँख में जो है, जो लाइट एंटर करा उसी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, पीपल जो है विंडो ऑफ आई कहते हैं पीपल को, प्यूपिल को। और ये सेंट्रल अपर्चर होता है आइरिस में। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देखिए, तो ऑर्डर लेयर कॉर्निया भी बात करी, ये मस्कुलर डायफ्राम, आइरिस, ये जो है पीपल हो गया। ठीक है, इसमें जेली लाइक वाटर प्रेजेंट होता है, ह्यूमर कहते हैं, जो प्रेशर को मेंटेन करता है आई के। ठीक है, इधर जो होता है ये विट्रस ह्यूमर कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पे इमेज बनती है रेटिना कहते हैं इसको। और ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, और जिसे होल्ड किए रहता है मसल को हम लोग सिलेहरी मसल कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें जो आँख में प्रेजेंट होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि हमारे आँख में जो लेंस है वो कौन लेंस है? तो वो कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, क्या चीज़ मिल के बना हुआ है? तो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना लाइट को, तो ये रेटिना पे लाइट को कन्वर्ज करता है। अब रेटिना की बात करें तो रेटिना बताया था कि इमेज फॉर्म होता है रेटिना का, कैसा इमेज फॉर्म होता है तो ये भी याद रखना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इन ह्यूमन आई, हमारे नेत्र में, आई में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है कोन सेल, एक होता है रड सेल। तो कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, चमकीली लाइट, ब्राइट लाइट के लिए और कलर के लिए सेंसिटिव होता है। रेड सेल की बात करें तो डीम लाइट, हल्की लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है,
अब बात करें वैसा पॉइंट जहाँ पे कौन सेल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो, बहुत ज़्यादा हो, उसे हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, और वैसा पॉइंट जहाँ पर ऑप्टिक नर्व या नो इमेज नहीं बनता है, वहाँ उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, परसिस्टेंट ऑफ विजन क्या है। ठीक है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन रेटिना 1/16 of a seen after removal of the object। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को हटाने के बाद, जैसे हम कोई चीज देखा, जैसे वो हटा, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब 1/16 तक रेटिना पर मौजूद रहता है। इसी को हम लोग जो है दृष्टि के अवरोध कहा जाता है, यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, जैसे एक सिनेमा। ठीक है, अब बात करते हैं फार पॉइंट की। फार पॉइंट क्या होता है? तो मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, यानी एक डिस्टेंस हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, उसी को हम लोग फार ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फार ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल एडल्ट आई का क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और नियर ए पॉइंट की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन, यानी ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिसमें आप ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सके बिना आँख में कोई तकलीफ के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, जो कि कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका रेंज जो होता है 25 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आई के बारे में बात करी। आप कुछ डिफेक्ट्स देखते हैं आई का, आप कुछ डिफेक्ट देख लेते हैं आई के बारे में, जो बीमारी या जो प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। तो ये बीमारी में क्या होता है कि आदमी जो है, जो पास का चीज़ है ना उसको क्लियरली देख लेता है। पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, हम आराम से देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख लेगा। ये मायोपिया बीमारी होता है। हम लोग के घर में भी बहुत से को चश्मा लगा होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है कि नज़दीक का नहीं दिख रहा है, दूर का, नज़दीक का साफ दिख रहा है, दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो मायोपिया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, बिफोर रेटिना। ठीक है, अब कॉज क्या है, कारण क्या है? तो कर्वेचर ऑफ आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, पावर बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, आई बॉल का एलोंगेशन हो जाता है। तो उसको करेक्टनेस कैसे करते हैं, सुधारते कैसे? तो कनकेव लेंस का चश्मा पहनाते हैं, कनकेव लेंस का। ठीक है, तो इसका करेक्शन क्या हो जाए? कनकेव लेंस। इसी के अपोजिट चलिए हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा लेकिन नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। इसका कॉज क्या होगा? तो इसमें पावर घट जाएगा, पावर कब घटेगा? जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यानी लेंस पतला हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाए, इसका करेक्शन कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का हम लोग चश्मा पहनाते हैं। ठीक है, चश्मा पहनाते हैं। अब अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग एक डिफेक्ट ट्रेस बायोपिया की, जो ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपी कहते हैं। इस एजिंग की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो कम हो जाता है, और सिलेनी मसल जो है, जो लेंस को होल्ड किए रहते हैं, वो वीक होने लगता है। ठीक है, तो पर्सन सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, पर्सन जो है वो दोनों से सफर हो, यानी उसको न नज़दीक का क्लियर दिखेगा ना दूर का क्लियर दिखेगा। उसका करेक्शन कैसे करते हैं? तो बाईफोकल लेंस वाला चश्मा यूज़ करते हैं। एक और बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म। ये बीमारी में क्या होता है? पर्सन पता ही नहीं कर पाता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वो नहीं फर्क पता पड़ा, उसको लगता है कि सेम है, एक वक्त में नहीं पता कर पाता। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये, वर्टिकल लाइन होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉज इसका क्या होता है कि इरेगुलर शेप हो जाता है कॉर्निया का, डिस्टॉर्टेड लेंस हो जाता है। इसका करेक्शन क्या है? तो सिलिंड्रिकल लेंस होता है। ठीक है, अब जो बीमारी है वो है कैटरेक्ट डिफेक्ट। ये तो
बहुत नामी बीमारी है मोतियाबिंद जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड इमेज सीन होता है, धुंधला इमेज दिखता है। इसमें क्या हो जाता है कि डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ प्रोटीन और आइलेट्स में जो है प्रोटीन का लेयर डिपोजिशन हो जाता है। तो उसका करेक्शन क्या होता है, सर्जरी। बहुत सारे हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो देखा होगा कि मोतियाबिंद सर्जरी, तो वे लेंस को सर्जरी करके नया लेंस लगाते हैं कैटरेक्ट की बीमारी में। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक देखते हैं। तो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट का, कलर ऑफ लाइट में क्या कलर दिखता है, ये टेबल है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखना है। तो कलर ऑब्जेक्ट में मैंने लिया वाइट, रेड, ग्रीन। और कलर ऑफ लाइट, वाइट को वाइट में देखेंगे तो वाइट दिखेगा, वाइट को रेड में देखेंगे तो रेड दिखेगा, और वाइट को ग्रीन में देखेंगे तो ग्रीन दिखेगा। रेड को वाइट में देखेंगे तो रेड दिखेगा, रेड को रेड में देखेंगे तो रेड दिखेगा। ये इम्पोर्टेंट। रेड को ग्रीन में देखेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ग्रीन को वाइट में ग्रीन दिखेगा, ग्रीन को रेड में ये ब्लैक दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, और ग्रीन को ग्रीन में देखेंगे तो ये ग्रीन दिखेगा। ठीक है, आप एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है, देखिए। ब्रेली सिस्टम इज यूज बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। जो अंधे होते हैं उसके लिए हम लोग पढ़ने के लिए एक सिस्टम है, ब्रेली सिस्टम, वो यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट, ये चैप्टर जो मैंने पढ़ा है ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम श्योर बार उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आइए अब इसका कुछ रिवाइज, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज formed by pinhole camera is real. Which of the following statements offer a suitable explanation for this fact? सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस तथ्य उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? तो पिन होल कैमरा के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है, ये पिन होल कैमरा ये शो करता है कि लाइट जो है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है सीधी रेखा में परिगमन करती है। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, 3 ऐसे फिनोमेना बताया था जो ये बताता है कि लाइट जो सीधी रेखा में परिगमन करती है। पहला पिन होल कैमरा के बारे में बताया था जो कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड कलर्ड स्मॉल। दूसरा शैडो फॉर्मेशन, परछाई का बनना। तीसरा क्लिप्स ग्रहण। ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो सीधा सीधा यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, जब प्रकाश वायु से पानी में परगमन करती, वायु में गमन करता है, प्रकाश के नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सत्य है? तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो उसका जो स्पीड है वो घट जाता है, डायरेक्शन जाके क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी और कलर ये कभी चेंज नहीं होती, ये सेम होता है, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ हमेशा घट जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। देखते हैं, जो पहला पॉइंट वो कह रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, तो गलत है, वेलोसिटी तो घटता है, ऑप्शन तो होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, ये भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम होता है। ठीक है, वो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। बोथ वेवलेंथ्स एंड वेलोसिटीज डिक्रीजेस हो जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भागों को अपने चेहरे के नजदीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया।
निम्नलिखित में कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है? Deepa takes a steel spoon and brings the outer side of the spoon near her face and observe her image in it. Each of the following statement correctly explain kind of image she sees. मैंने आपको बताया था स्पून के नोट्स के बारे में कि स्पून का जो इनर सरफेस है, अंदर का जो सतह है, वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है और जो बाहर का सतह है वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। तो इससे हम लोग याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कहता है कि द आउटर सरफेस ऑफ स्पून लाइक ए कनकेव मिरर। मैंने बताया था आउटर सरफेस कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। दूसरा देखें, आउटर सरफेस ऑफ स्पून लाइक कन्वेक्स मिरर, तो ठीक है, फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, कन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। आगे भी पढ़ के देख लेते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक कनकेव मिरर, ये तो गलत है। आउटर सरफेस तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। आउटर सरफेस स्पून लाइक कन्वेक्स में, ठीक है, लेकिन इन लार्ज इमेज कनकेव बनाता है, कन्वेक्स नहीं बनाता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the action of the reflected ray when light ray is incident normal to a surface? जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबित अपतित है तब परावर्तित किरण क्या होगी? मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, उस पे इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है, ठीक है, पर नॉर्मली कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा? नॉर्मली पैक हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस सतह के लंबवत होगा। सीधा सीधा टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन हाई एज नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल आई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? मानव आंख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो एक समान मानव आंख के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बेसिकली यही बताना है कि रेटिना पे कैसे इमेज बनती है। मैंने आपको बताया था कि रेटिना पे जो है कैसी इमेज बनती है? रियल, इन्वर्टेड, और हमारे आंख में कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर से याद रखिए कैसा इमेज बनाता है? तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो ये भी याद रखना कैसा बनाता है? मैग्नीफाइड बनाता है, तो याद रखेंगे द इमेज फ्रॉम रेटिना इज वर्चुअल, तो कभी नहीं होगा। द इमेज फ्रॉम रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये भी नहीं होगा। द इमेज फ्रॉम रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा तीन यहाँ पे सही होगा। चौथा ही पढ़ लेते हैं। रेटिना इज वर्चुअल, तो कभी बनाता नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर जो फिक्स है ऑन वॉल ऑफ गैलरी। एक गैलरी है, वहाँ वॉल गैलरी, वहाँ पे जो है प्लेन मिरर फिक्स है, ठीक है। अब आप उसके सामने खड़े हैं, कहाँ पर? 3 मीटर डिस्टेंस है आपका मिरर से, कितना मीटर? और यहाँ पे आप खड़े हैं 3 मीटर डिस्टेंस में, ठीक है। चलिए, आप दर्पण से 3 मीटर दूर है, आपका मित्र 4 मीटर दूर खड़ा है, आपका मित्र जो है दर्पण से 4 मीटर दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके मित्र और प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है? तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, सीधा सीधा 7। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन वर्चुअल इमेज। मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर जो प्लेन मिरर समतल दर्पण हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरा कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा, मैंने आपको बताया था कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर और लेंस की बात करें तो इसको उल्टा कर दीजिए, कनकेव लेंस कैसा बनाएगा? वर्चुअल। तो ये तीन ऑप्शन जिसमें उसको ढूंढ लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस तो नहीं होगा, तो अगर कन्वेक्स मिरर तो बनाएगा, कनकेव लेंस बनाएगा, प्लेन मिरर बनाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे
सही हो जाए। आगे भी देख लीजिए कनकेव मिरर, ये तो नहीं होगा। कनकेवेक्स लेंस, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसी के साथ आज का लेसन जो है, आज का जो लेसन है यहाँ पे एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैंने जो रिवाइज कराया इससे आप लोगों को अंदाज़ा भी हो गया होगा। नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी कंटेंट जो दिया, उससे क्वेश्चन डर रहे हैं और सीजी पेपर 2 में से बाहर आएगा भी नहीं, तो आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स को रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको आइडिया लगेगा। बाकी तो मैं हूँ ही आपकी तैयारी के लिए, तो अच्छे से तैयारी करें और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग सीटेट पेपर 2 की साइंस तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो thank you for watching and please like, subscribe and share and also comment. Okay, thank you. Bye.